कहानी शिंजुकू सिटी में शुरू होती है, जहां इजुमो नाम की एक लड़की अपनी फेवरेट बुक पढ़कर अभी अभी खत्म हुई है। वो चाहती है कि उसकी जिंदगी भी उसकी कहानी की तरह थोड़ी रोमांटिक होती, लेकिन वो अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर रही होती है। लेकिन तभी एंडी नाम का एक आदमी अचानक उसे चेतावनी देता है कि वो बहुत ही खतरनाक जगह पर खड़ी है। वो उसे दूर रहने को बोलती है, कहती है कि अगर उसने उसे छू लिया तो उसे कोई लाइलाज बीमारी लग जाएगी। लेकिन वो फिर भी करीब आ जाता है और खुद को चोट लगने देता है। इससे इजुमो घबरा जाती है, उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि उसने कभी ऐसा नहीं सुना कि छूने से कोई जानलेवा बीमारी लगती हो। इजुमो बताती है कि उसकी ताकत ये है कि वो जिसे भी छूती है उसे बदकिस्मती लग जाती है। और तभी एंडी अचानक गिर जाता है और एक ट्रेन उसे कुचल देती है। वो खुद को कोसने लगती है, सोचती है कि उसने इस आदमी को मरवा दिया, लेकिन अचानक उसका सिर उड़कर इजुमो के पास आ जाता है और उसका शरीर भी तुरंत रीजनरेट हो जाता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। एंडी सोचता है कि उससे मिलना उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन वो भागने लगती है और एंडी उसे पकड़ लेता है, बताते हुए कि वो अनडेड है। वो उसके बारे में और पूछने वाला होता है, लेकिन उसे पुलिस आते दिखती है, तो वो अपने खून का इस्तेमाल करके उड़ जाता है और उसे शहर के ऊपर ले जाते हुए एक ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है। इज़ुमो भागने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उसे रोक देता है, बोलता है कि जब तक वो उसके सवालों का जवाब नहीं देगी वो उसे जाने नहीं देगा। वो उसे चेतावनी देती है कि अगर वो उसे छुएगा तो उसकी एबिलिटी ट्रिगर हो जाएगी, लेकिन एंडी कहता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ उसके कपड़े पकड़ रहा है। वो उससे छोड़ने की गुजारिश करती है, लेकिन नीचे बहुत गहराई देखकर वो डर जाती है। एंडी चाहता है कि वो उसके सवालों के जवाब दे, लेकिन वो मना कर देती है, कहती है कि वो मरना पसंद करेगी। तो एंडी धमकी देता है कि वो उसे बिल्डिंग से फेंक देगा, जिससे वो डर कर चुप हो जाती है। इजुमो बताती है कि ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ, जब उसके मम्मी पापा बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे। वो उसे गले लगाकर प्लेन में चढ़े थे, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही प्लेन अचानक फट गया और अंदर बैठे सभी लोग मर गए। उस हादसे के बाद उसे अपनी एबिलिटी के बारे में पता चला और वो खुद को अपने माता पिता की मौत के लिए दोष देने लगी। इसलिए वो हमेशा खुद को कपड़ों से ढक कर रखती है ताकि किसी और को नुकसान ना हो। लेकिन एंडी अचानक उसे गले लगा लेता है, कहते हुए कि वो उसकी एबिलिटी टेस्ट करना चाहता है। तभी एक प्लेन से एक क्रेट गिरता है और एंडी के पूरे शरीर को कुचल देता है और इज़ुमो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है। वो घबरा जाती है और पहली बार बोल देती है कि वो मरने के लिए तैयार नहीं है और रोने लगती है, लेकिन एंडी उसे पकड़कर उसकी जान बचा लेता है। वो उसे बताता है कि वो उसे मरने नहीं देगा क्योंकि शायद वो उसे असल मौत दे सके, ये सोचते हुए कि उसकी एबिलिटी में कोई ऐसा राज है जो शायद उसकी जिंदगी पूरी तरह खत्म कर सके। वो उसे अपने ठिकाने पर ले जाता है, जहां एंडी इजुमो से उसके कपड़े उतारने को बोलता है ताकि वो उसकी एबिलिटी समझ सके। लेकिन इजुमो भागने लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसे नग्न देखे। भागते हुए उसका कपड़ा एक कील में अटक जाता है और उसकी टोपी गिर जाती है, जिससे उसके बेहद लंबे बाल दिख जाते हैं। वो बताती है कि उसके बाल आज तक किसी ने नहीं काटे क्योंकि उसे पता है कि जो भी उसके बाल काटने की कोशिश करेगा वो मर जाएगा। लेकिन एंडी उसे मजबूती से पकड़ लेता है और उसके बाल काटना शुरू कर देता है, बताते हुए कि वो पहले स्टाइलिस्ट के तौर पर काम करता था। वो जानता है कि उसकी एबिलिटी तब तक एक्टिव नहीं होगी जब तक वो उसे छोड़ नहीं देता, लेकिन फिर भी वो उसे बोलता है कि टेंशन मत ले, याद दिलाते हुए कि वो अनडेड है। वो उसे एंड रिजल्ट दिखाता है और वो ये देखकर सच में खुश हो जाती है। एंडी भी काफी एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि वो उसे 15 मिनट से पकड़े हुए था। अचानक उसका सिर कटकर गिर जाता है और मर्दों का एक पूरा ग्रुप सामने आ जाता है, इजुमो को धन्यवाद बोलते हुए कि उसने एंडी को पकड़ने में उनकी मदद की। वो उसका सिर एक कैप्सूल में डाल देते हैं और फिर इजुमो को हथकड़ी लगा देते हैं, कहते हुए कि उनका काम निगेटर्स जैसे लोगों को कंट्रोल में रखना है। पर इजुमो को समझ ही नहीं आता कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। उनके लीडर बताता है कि उन्हें उसकी एबिलिटी के बारे में सब पता है। वो बताता है कि वो उसकी एबिलिटी का फायदा उठाने वाले हैं, ये बोलते हुए कि एंडी भी यही प्लान कर रहा था। पर इजुमो तुरंत इनकार कर देती है,
बोलते हुए कि एंडी इन लोगों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लीडर उसे अपनी जुबान संभालने को बोलता है और धमकी देता है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो वो उसे मार देगा। इजुमो खुद को एंडी की हालत का दोष देने लगती है, लेकिन फिर भी उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसके बाल काट दिए। उसी समय एक आदमी पर बिजली गिरती है और वो लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये इजुमो की एबिलिटी की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर बोलते हैं कि ऐसा नहीं है क्योंकि इजुमो ने उस आदमी को छुआ ही नहीं। लेकिन इजुमो उन्हें बताती है कि वो गलत हैं और तभी एंडी अचानक आजाद हो जाता है। वो लोग उसे दोबारा काटने की तैयारी करते हैं, जबकि उनका लीडर बोलता है कि एंडी एक कमजोर लड़ाका है, लेकिन एंडी बोलता है कि वो पहले लड़ाई में काफी अच्छा था। वो बताता है कि उसका दिमाग 100 साल से ज्यादा की यादें संभाल नहीं पाता, इसलिए उसने यादें ब्लॉक करने के लिए अपने ब्रेन पर एक कॉक लगा दिया था। वो अपनी यादें अनलॉक करता है और अपनी लड़ाई वाली स्किल्स वापस पा लेता है, जिनका इस्तेमाल करके वो सबको हरा देता है। एंडी कहता है कि दुश्मनों का अचानक आना सिर्फ किस्मत की वजह से था और बिजली इजुमो की एबिलिटी का ही नतीजा थी। फिर वो मुकक्के से कॉर्क वापस लगा देता है और लीडर इजुमो को मारने की धमकी देता है अगर एंडी ने अपना सिर वापस नहीं दिया। तो एंडी खुद ही अपना सिर काटकर लीडर को फेंक देता है, लेकिन इजुमो खुद को छुड़ाकर एंडी को किस कर देती है, बताते हुए कि अब वो दोनों अल्टीमेट बैड लक का मजा लेने वाले हैं। लीडर को इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंडी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और इजुमो को बोलता है कि जल्दी भाग, जबकि वो लीडर को रोकने में लगा रहता है। इजुमो इमारत से बाहर निकल जाती है और तभी एक बड़ा सा मीटियर गिरता है जो इतना बड़ा एक्सप्लोजन करता है कि वो दूर तक उड़ जाती है। इजुमो को लगता है कि एंडी मर गया, लेकिन वो मलबे से बाहर निकल आता है और उसे जिंदा देखकर इजुमो खुशी से पागल हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एंडी उससे बोलता है कि वो उसके साथ मेट करे, क्योंकि उसे लगता है कि इससे और भी जबरदस्त बैड लक ट्रिगर होगा। इजुमो ये करने से मना कर देती है और बताती है कि एक बार उसने अपने दादाजी को किस किया था, जिन्हें वो खास पसंद भी नहीं करती थी और उन्हें बस टखने में हल्की सी चोट लगी थी। तो वो ये नतीजा निकालती है कि जितना ज्यादा वो किसी इंसान को पसंद करती है उतना ही बड़ा असर होता है। वो समझाती है कि अगर एंडी जबरदस्ती उसके साथ करेगा तो वो उससे नफरत करेगी और फिर वो उसे वो मौत नहीं दे पाएगी जिसकी उसे चाहत है। तो एंडी अपना प्लान बदल देता है और उससे बोलता है कि वो उसे तब तक मरने नहीं देगा जब तक वो उससे प्यार नहीं करने लगती। वो लोग एक आर्मरी में जाते हैं जहां एंडी इजुमो को भारी आर्मर पहनाता है और उसे बोलता है कि इससे दुश्मनों से उसकी रक्षा होगी। वो बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे पड़ी है और उसे उम्मीद है कि दूसरा ग्रुप भी जल्द ही पहुंच जाएगा। वो समझाता है कि वो और इजुमो नेगेटर कहलाते हैं क्योंकि वो दुनिया के नियमों को निगेट करते हैं, और कहता है कि दुश्मन वाले ग्रुप के पास भी नेगेटर हैं। दुश्मन को पहले से ही उनकी एबिलिटीज के बारे में पता है, इसलिए उसे लगता है कि उनके पास कोई चांस नहीं है और वो सुझाव देता है कि उन्हें भाग जाना चाहिए। वो लोग बाइक से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एंडी बताता है कि उसके पास जाने के लिए कोई डेस्टिनेशन नहीं है। इजुमो को लगता है कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे तब तक मरने नहीं देगा जब तक वो उससे प्यार नहीं करने लगती, ताकि वो उसे सबसे बड़ा बैड लक दे सके। वो सोचती है कि वो कभी उससे प्यार नहीं करेगी। वो कहती है कि उसे एंडी पसंद भी नहीं है। उसी वक्त आसमान में एक दरार बनती है और एंडी उसे एक वार्प गेट के रूप में पहचान लेता है। आसमान टूट जाता है और दुश्मन वॉइड उन पर हमला करते हुए इजुमो को उड़ाकर फेंक देता है। वो देखती है कि एंडी कुचला गया है तो वो उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वो उल्टी दिशा में दौड़ रही है और वो एक आदमी शिन से टकरा जाती है और नोटिस करती है कि वो अपनी टांगें हिला नहीं पा रही। शिन वॉइड को बताता है कि उसने इजुमो को पकड़ लिया है, लेकिन वॉइड उसे कहता है कि उसे मार दो और बताता है कि उनका मिशन इजुमो को खत्म करना और एंडी को पकड़ना है। लेकिन शिन ये नहीं करना चाहता और वो उससे पर्सनल सवाल पूछना शुरू कर देता है। एंडी जल्दी से ठीक हो जाता है और वॉइड पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक उसकी बॉडी हिलना बंद कर देती है। वॉइड उसे घूंसा मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन एंडी को एहसास होता है कि वो फिर से हिल सकता है। उसे लगता है कि वॉइड के पास उसकी मूवमेंट्स रोकने की एबिलिटी है, लेकिन इजुमो को शक होता है कि उसे शिन ने रोका होगा। पर एंडी डिसएग्री करता है और कहता है कि वॉइड ने उसकी बॉडी को पैरालाइज किया था, जबकि शिन उसकी विल को कंट्रोल कर रहा है। वॉइड उसे मारता है
और एंडी तुरंत काउंटर करता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जैसे ही उसे चोट लगती है वो तुरंत हिल सकता है। वो दोनों लड़ाई करते रहते हैं और इजुमो सोचती है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन हमेशा उनका पीछा करती रहेगी। शिन रिवील करता है कि अब वो लोग हाई प्रायोरिटी टारगेट बन चुके हैं क्योंकि बिल्डिंग पर जो मीटियर गिरा था उसके बाद बहुत सारे नेगेटर अब उनके पीछे आएंगे। इजुमो को पता चलता है कि शिन और वॉइड भी नेगेटर हैं, तो वो सोचती है कि उन्हें कोई हंट क्यों नहीं कर रहा। शिन समझाता है कि एक यूनियन नाम का ग्रुप है और उसके अंदर 10 नेगेटर्स हैं जिन्हें मिशन पूरे करने के बदले में पीछा नहीं किया जाता। इजुमो सोचती है कि उसे यूनियन ज्वाइन कर लेना चाहिए, लेकिन वॉइड उसे बताता है कि सारे सीट्स ऑलरेडी भर चुके हैं और वो उसे अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन एंडी उसे बचा लेता है, बोलता है कि यूनियन ज्वाइन करना एकदम बढ़िया आइडिया होगा। वो सजेस्ट करता है कि 2 निगेटर्स को खत्म कर देंगे ताकि वो लोग उनकी जगह ले सकें, और वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो इजुमो को सेफ रखेगा। वो उसे टच करती है और तुरंत भाग जाती है, उसे बोलते हुए कि उसके ऊपर बहुत बड़ी बैड लक आने वाली है। लेकिन वो ये प्यार की वजह से नहीं कह रही, बस इसलिए क्योंकि वो अब तक जो भी उसके लिए किया है उसके लिए वो ग्रेटफुल है। एक ट्रक एंडी को टक्कर मारता है और ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन शिन और वॉइड सही सलामत बच निकलते हैं। एंडी उद्धरता हुआ दूर जाता है और एनिमीज की एबिलिटीज के बारे में सोचता है। उसे याद आता है कि वॉइड हर बार उसे मूव करने से रोक देता था। जब भी वो अटैक करने जाता था तो एंडी कंक्लूड करता है कि वॉइड की एबिलिटी ये है कि उसकी अटैक्स अनअवॉइडेबल हो जाती हैं। लेकिन शिन की एबिलिटी अभी भी मिस्ट्री है, इसलिए एंडी को तब तक सावधान रहना होगा जब तक वो समझ नहीं लेता कि उसका पावर क्या है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एरिया में बॉम्ब्स हैं और वो एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। इजुमो सोचती है कि ये उसकी एबिलिटी की वजह से हुआ या फिर बस कोइंसिडेंस था। वॉइड ब्लास्ट से इसलिए बच जाता है क्योंकि उसका सूट उसे प्रोटेक्ट करता है और उसे रबल में एंडी के आर्म्स दिखाई देते हैं, तो वो समझता है कि आखिरकार उसने टारगेट पकड़ लिया। लेकिन एंडी अचानक पीछे से आ जाता है और बताता है कि उसकी बॉडी पार्ट्स कटने के 10 सेकंड्स बाद गायब हो जाते हैं। वो अपनी उंगली को काटता है और वॉइड की तरफ पॉइंट करता है। वॉइड उसे फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी अपनी उंगली लॉन्च कर देता है जो वॉइड के सिर पर लगकर उसे एक ही झटके में हरा देती है। एंडी बताता है कि वॉइड सिर्फ मसल्स को इमोबिलाइज कर सकता है, पर वो अपनी रिजेनरेटिव पावर से बॉडी पार्ट्स लॉन्च कर सकता है, तो उसे फिनिशिंग ब्लो देने के लिए मूव करने की भी जरूरत नहीं थी। शिन को समझ आता है कि वॉइड हार चुका है और एंडी उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन वो आसानी से उसके अटैक्स पैरी कर देता है। एंडी गेस करने की कोशिश करता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, शायद पैरी से रिलेटेड होगी। इजुमो उसे सोड देती है और वो शिन को काटने तैयार होता है, लेकिन तभी एंडी खुद ही रुक जाता है और शिन उसे बोलता है कि वो एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुआ। शिन सोचता है कि शायद एंडी का इजुमो के लिए सॉफ्ट स्पॉट है। इजुमो उसे टच करने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा मिस कर देती है। शिन अपनी एबिलिटी बताने से मना कर देता है, लेकिन वो बोलता है कि वो दोनों ना तो उससे भाग पाएंगे और ना ही उसे छू पाएंगे, क्योंकि उसकी एबिलिटी उनके माइंड पर असर करती है। वो पूछता है कि वॉइड की जगह यूनियन में अब कौन ज्वाइन करेगा, तो एंडी बोलता है कि इजुमो को सीट दे दो और उसे कहता है कि टेंशन मत ले, वो बच जाएगा और उसकी मौत से पहले उसे अपने प्यार में डालकर ही मानेगा। शिन उसे ले जाने ही वाला था, लेकिन वो उसे बोलती है कि दूसरी तरफ देख, क्योंकि वो एंडी के साथ प्यार करने वाली है। उसे लगता है कि एंडी ये रिवॉर्ड डिजर्व करता है क्योंकि उसने उसके लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, और वो उसे बोलती है कि ये उसका मौका है। लेकिन तभी शिन हंसना शुरू कर देता है, ये मानते हुए कि उसे अब दोनों पसंद आने लगे हैं। इसलिए वो चाहता है कि ये लोग यूनियन के एक और मेंबर को हटा दें और बदले में वो उन्हें ज्वाइन कराने में मदद करेगा जब 2 जगह खाली होंगी। वो बताता है कि एक मेंबर रूस में एक झील पर जाने वाला है और उन्हें सलाह देता है कि एक ऐसे आदमी को ढूंढना जिसके पास एक एम्बलम हो और लाल टाई हो। वो उम्मीद करता है कि वो लोग इसमें कामयाब होंगे और कहता है कि रास्ते में उन्हें परेशान करने वाले लोग भी मिलेंगे। इसके बाद वो उन्हें अकेला छोड़ने का फैसला करता है। इजुमो को भरोसा नहीं होता कि उन्हें छोड़ दिया गया और एंडी उसकी कपड़े पहनने में मदद करता है, ये बोलते हुए कि उसे वो तब नहीं चाहिए जब वो इतनी डेस्परेट हो। एंडी उसे अपनी प्लानिंग बताता है, ये बताते हुए कि उसके पास एक बोट है जिससे वो रूस जा सकते हैं
और वहां से वो लोग एक प्लेन पकड़ेंगे एक जगह जाने के लिए जिसका नाम इरकुत्स्क है, जहां उसके साथी लोग हैं जो उनकी मदद करेंगे नेगेटर को हराने में और यूनियन में एक और खाली जगह पाने में, ताकि वो लोग आखिरकार शांति से जी सकें। 50 साल पहले हम देखते हैं कि एंडी एक आइसोलेशन फैसिलिटी में फंसा हुआ है और एक छोटी बच्ची उसे देख रही है। फिर अभी के टाइम में हम देखते हैं कि वही लड़की एक सैटेलाइट पर है और वो एंडी की बोट को ट्रैक कर रही है। एंडी बोट में मजे ले रहा है, लेकिन इजुमो छिप जाती है। उसे डर है कि उन पर हमला होगा। एंडी उसे बाहर खींच कर लाता है और बोलता है कि मजे कर, लेकिन तभी उन पर अटैक हो जाता है। इजुमो को लगता है कि अब वो दोनों मुसीबत में हैं, लेकिन एंडी उसे बोलता है कि वो हमेशा उसकी एबिलिटी का इस्तेमाल करके बच सकते हैं। इजुमो बोलती है कि उसकी एबिलिटी इतनी काम की नहीं है, लेकिन एंडी बोलता है कि ये इस बात पर है कि वो इसे कैसे यूज करती है। और फिर वो दिखाता है कि वो अपनी एबिलिटी से सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं, उससे और भी बहुत कुछ कर सकता है। इजुमो इम्प्रेस हो जाती है और सोचती है कि क्या वो अब यूनियन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन एंडी बोलता है कि पहले उन्हें उस आदमी के पीछे जाना होगा जिसके पास एम्बलम है, और उसे लगता है कि ये शायद उन 10 मेंबर्स का चिन्ह है। वो बताता है कि उसे 3 और लोगों के बारे में पता है जिनके पास एम्बलम है। पहला वो बंदा जिसने उसकी इंडेस्ट्रक्टिबल तलवार बनाई थी, जिसे एंडी ने चोरी किया था। दूसरा एक साइंटिस्ट है जिसने 50 साल पहले उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे। और तीसरी एक लड़की है जिसका नाम जीन है, जो इनविजिबल बैरियर्स बना सकती है और जिसने सालों पहले उसे कैद किया था। हमें पता चलता है कि वो लड़की एंडी के लिए कुछ महसूस करती है और एंडी को वो अकेला आदमी बताती है जिसे उसने कभी प्यार किया। वो अपनी सैटेलाइट से एक ब्लास्ट लॉन्च करती है और वो तुरंत उनकी बोट को उड़ा देता है। एंडी सोचता है कि उन पर किस चीज से अटैक हुआ और उसे इजुमो बेहोश मिलती है। वो देखता है कि वो बोट के मलबे के नीचे फंसी हुई है, तो वो अपना हाथ काट देता है और अपनी रीजनरेशन की मदद से मलबा हटाकर उसे बचा लेता है। जैसे ही वो ऊपर तैरते हुए जाता है, उसे कुछ दिखता है जिससे उसे एक आइडिया आता है। वो लोग वापस सतह पर पहुंच जाते हैं और इज्मो होश में आ जाती है। एंडी उससे कहता है कि हाथ ऊपर करो क्योंकि दुश्मन उन्हें सरेंडर करने को बोल रहा है। इजुमो हैरान होती है कि वो सच में सरेंडर कर रहे हैं, पर एंडी कहता है कि वो बस टाइम खरीद रहा है ताकि पता लगा सके कि क्या वो उसकी एबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इजुमो को लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एंडी के पास एक थ्योरी है। वो नोट करता है कि उसके सारे पिछले बदकिस्मती वाले स्ट्रोक हमेशा किसी बराबरी वाली वैल्यू से जुड़ते थे। हेयर कट और किस वाले केस में वो दोनों चीजें उसके लिए काफी मायने रखती थीं, और जब आसपास कुछ भी वैल्यू वाली चीज नहीं थी तो उसकी एबिलिटी ने बिजली और एक उल्का खींच ली। वो बताता है कि पानी के नीचे भी एक बराबर वैल्यू वाली चीज है जिसे वो लोग यूज कर सकते हैं, और इजुमो नोटिस करती है कि उसकी ब्रा गड़बड़ हुई हुई है। एंडी कहता है कि उसे सीपीआर देने के लिए उसे ब्रा हटानी पड़ी, और इजुमो समझ जाती है कि उसने उसे बिना कपड़ों के देख लिया। वो ये भी कहता है कि जब वो उठ नहीं रही थी तो उसने उसे माउथ टू माउथ भी दिया। इजुमो को यकीन नहीं होता, और तभी एक जोर का धमाका होता है जो उन्हें ऊपर उड़ा देता है, और इससे वो जेट पर चढ़ पाते हैं। एंडी पायलट को पलक झपकते ही काट देता है और वो लोग प्लेन चुरा लेते हैं। एंडी इजुमो से कहता है कि वो उसकी एबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर वो बदकिस्मती का सोर्स ढूंढ ले, और फिर सही मात्रा में कांटेक्ट देकर वो इसे ट्रिगर कर सकते हैं। वो उसे बताता है कि अब उसकी एबिलिटी उनका ट्रम्प कार्ड है। जैसे ही वो उड़ रहे होते हैं, प्लेन अचानक सेल्फ डिस्ट्रक्ट के लिए तैयार होने लगता है। एंडी फटाफट इजेक्ट करता है और प्लेन फट जाता है। इजुमो सोचती है कि अब वो लोग गिर जाएंगे, लेकिन एंडी अपने शरीर से लैंडिंग को सॉफ्ट कर देता है। वो लोग किसी तरह इरकुत्स्क पहुंच जाते हैं और इजुमो वहां की खूबसूरत झील देखकर दंग रह जाती है। एंडी उससे कहता है कि जाके देखो, जबकि वो अपने दोस्तों को ढूंढने जा रहा है, और कहता है कि जब इतने टूरिस्ट हैं तो यूनियन उस पर हाथ नहीं डालेगी। इजुमो सोचती है कि एंडी से मिलने के सिर्फ 4 दिन में चीजें कितनी बदल गई हैं। कुछ लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर उसे उनकी बात समझ नहीं आती तो वो भाग जाती है। वो रुकती है जब उसे एक लड़की पेंटिंग करते हुए दिखती है और पता चलता है कि वो जीन है। जीन दूसरी जापानी लड़की से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है और वो इजुमो को भी उसके साथ पेंटिंग करने के लिए मनाती है। जीन इजुमो से पूछती है कि उसे वो चीजें पसंद हैं जो बदलती रहती हैं या वो चीजें जो हमेशा जैसी रहती हैं।
इजुमो पक्का नहीं है और जीन बताती है कि उसे वो चीजें पसंद हैं जो हमेशा जैसी रहती हैं, जैसे आर्ट, जिससे वो दुनिया को हमेशा के लिए एक ही ड्राइंग में कैद कर सकती है। इजुमो अपनी पेंटिंग फिनिश कर देती है और जीन हैरान हो जाती है कि उसमें स्टार्स क्यों हैं, क्योंकि स्पेस में तो सिर्फ सूरज और चांद होना चाहिए था। लेकिन इजुमो ने सोचा कि चांद अकेला दिख रहा है, तो उसने उसके लिए कुछ दोस्त बना दिए। वो जीन के पहले वाले सवाल के बारे में सोचती है और बताती है कि पहले उसे लगता था कि वो कभी नहीं बदल सकती, लेकिन एंडी से मिलने और उसके साथ इतनी चीजें होने के बाद अब उसे वो चीजें पसंद हैं जो बदल सकती हैं। लेकिन जीन उसे ना इनोसेंट कहती है, अपनी टाई पहनते हुए, और अचानक आसमान की तरफ फ्लोट करने लगती है। एंडी वापस आता है और तुरंत जीन पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बस पीछे धकेल दिया जाता है। इजुमो शॉक्ड है, अब समझती है कि जीन असल में कौन है, और जीन तैयार हो जाती है उनके साथ खेलने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि वो उसके पीछे हैं। जीन अचानक एंडी की तरफ दौड़ती है और बताती है कि उसे उसकी याद आई थी, और एंडी उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन एक बैरियर उसे बचा लेता है। इजुमो सोचती है कि क्या वही है जिसने 50 साल पहले एंडी को पकड़ा था, क्योंकि वो अभी भी किशोरी जैसी दिखती है। एंडी बताता है कि जब उसने उसे पकड़ा था तब वो 16 की थी, तो अब वो 66 साल की होनी चाहिए। सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो उसे चुप करा देती है, कहती है कि वो हमेशा 16 की ही फंसी है। एंडी पीछे कूदता है, समझते हुए कि उसके मुंह पर कुछ अदृश्य चीज थी। अब उसे उसके पावर को हैंडल करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। वो बताती है कि वो एंडी से प्यार करती है, कहती है कि 50 साल पहले उसे एंडी को पकड़ने का ऑर्डर मिला था, लेकिन जब उसने उसे पकड़ा तो उसे एहसास हुआ कि उनके सारे सीट्स भरे हुए थे, इसलिए एंडी को सेल में रहना पड़ा। फ्लैशबैक में हम एंडी को उसकी सेल में देखते हैं। जीन उससे माफी मांगती है, लेकिन वो कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो वैसे भी नहीं मर सकता, और वो रीमैच करना चाहता है। कहता है कि अब वो हार नहीं सकता। वर्तमान में जीन बताती है कि एंडी की कूल पर्सनैलिटी ने उसे उससे प्यार करवा दिया। एंडी उस पर बम फेंकता है और बड़ी एक्सप्लोजन होती है, लेकिन वो सुरक्षित निकलती है। वो खुश है कि वोइग्ट मर गया, कहती है कि अब यूनियन में एक खाली स्पॉट है और उसे लेना चाहिए। एंडी फ्लैश बैंग फेंकता है और जब वो अंधी हो जाती है, वो उसकी तरफ दौड़ता है, बैरियर को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काउंटर करती है और उसे पीछे हटना पड़ता है, कहते हुए कि वो अभी भी उसकी पावर को समझने की कोशिश कर रहा है। इजुमो सोचती है कि उसके दोस्त कहाँ हैं, लेकिन एंडी कहता है कि वो सब पहले ही मर चुके हैं, तो अब उन्हें जीन से अकेले निपटना पड़ेगा। वो याद करता है कि उसने कैसे लेक के पानी को कंट्रोल किया और एक अदृश्य बैरियर बनाया। सोचता है कि उसकी पावर हार्डनिंग से जुड़ी है, लेकिन उसे हैरानी है कि उसकी तलवार उसके बैरियर को काट नहीं पा रही। वो हवा की एनर्जी जमा करती है और अपना वेपन एंडी की तरफ फेंकती है। उसका बॉडी आधा काट देती है। तो उसे पता है कि वो आसानी से बच सकता था, लेकिन उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इजुमो को बचाना चाहता था। जीन बताती है कि उसने उसके शरीर के निचले हिस्से को पकड़ लिया है, लेकिन वो बता देता है कि उसने उसकी एबिलिटी पहले ही समझ ली है, और अपना सिर काटकर आसमान में फेंक देता है। वो हवा में फट जाता है, उसका खून जीन पर बरसने लगता है और उसके आसपास हाथ नजर आते हैं जो हवा को एक जगह रोक कर बनाए गए थे। वो इसे अपना थ्योरी सही होने का सबूत मानता है, बताते हुए कि उसकी एबिलिटी चीजों को बदलने से रोकना है। एंडी जानता है कि वो अकेले उसे हरा नहीं सकता, तो वो इजुमो को मदद करने को बोलता है। वो अपनी छाती से उसे टच करती है, जिससे जीन चिढ़ जाती है, सोचते हुए कि उसने अपनी बॉडी से उसे फुसलाया है। जीन बोलती है कि इजुमो की खूबसूरती 20 साल बाद फीकी पड़ जाएगी, लेकिन उसकी एबिलिटी उसकी अपीयरेंस को बदलने नहीं देती, जिससे वो हमेशा जवान दिख सकती है। लेकिन एंडी को ये अजीब लगता है क्योंकि वो एक्सटर्नल टारगेटर है। वो समझाता है कि निगेटर्स दो तरह के होते हैं, सेल्फ टारगेटर्स जो सिर्फ खुद पर अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सटर्नल टारगेटर्स जो सिर्फ दूसरों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जीन दावा करती है कि वो सेल्फ टारगेटर है और उसकी अपीयरेंस इसका सबूत होना चाहिए, लेकिन एंडी नोटिस करता है कि वो बुजुर्ग हो रही है और बस मेकअप से अपनी असली उम्र छुपा रही है। वो फैसला करता है कि वो एक्सटर्नल टारगेटर है और उसकी एबिलिटी इंसानों पर काम नहीं करती। ये सुनकर वो नाराज हो जाती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एंडी उड़ने लगता है
और इजुमो सोचती है कि जीन बस चल क्यों रही है, उसे दौड़ना चाहिए था क्योंकि वो ज्यादा तेज होता। एंडी समझ जाता है कि जीन की कोई वीकनेस है और कहता है कि उन्हें सिर्फ कोई बढ़िया बदकिस्मती का सोर्स ढूंढना है उसे हराने के लिए। तभी कुछ उन्हें टकराता है और वो गिर जाते हैं और एंडी नोटिस करता है कि उनके ऊपर कुछ है। उन पर लेजर बीम से हमला होता है और जीन बताती है कि वो झील में मौजूद किसी अजीब जानवर की जांच कर रहे हैं और वो अपनी एबिलिटी से स्कैन कर रही है उस क्रीचर को ढूंढने के लिए। लेकिन वो कहती है कि अब वो उस क्रीचर की जगह इजुमो को मार देगी। वो उन पर झपटती है इजुमो को मारने के लिए, लेकिन एंडी उसे लेकर भाग जाता है, बताते हुए कि वो इजुमो को तब तक मरने नहीं दे सकता जब तक वो मौत नहीं दे देती जो वो चाहता है। उसे पानी में खून दिखता है तो वो समझ जाता है कि जीन के पैरों के नीचे बने बैरियर में एक छेद है जिससे वो चल पा रही है। वो उसकी तरफ दौड़ता है, प्लान बनाते हुए कि सही वक्त पर बैड लक को ट्रिगर करेगा, क्योंकि छेद इतना बड़ा है कि उसमें उसका सिर फिट हो जाएगा। वो उसे खून से ढक देता है। उसकी नजर ढक जाती है तो वो सोचती है कि अपनी बैरियर छोड़ दे, लेकिन एक तलवार उसमें फिसल जाती है, उसकी कमजोर जगह दिखा देती है और इजुमो अपना सिर अंदर डाल देता है जिससे उसकी बदकिस्मती एक्टिव होती है। वो समझाता है कि क्योंकि वो बैरियर के अंदर है उसकी बदकिस्मती उसे पकड़ पाएगी और यूएफओ एक रोशनी की किरण छोड़ता है जो रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देती है। इजुमो एंडी के पास पहुंचता है और वो जीन को मारने वाला होता है, लेकिन आखिर में वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो मरने वाली है। जीन बताती है कि उसने यूनियन के लिए बहुत बुरी चीजें की थी, उम्मीद में कि चीजें बदल जाएंगी, लेकिन आखिर में कुछ नहीं बदला। वो इजुमो से कहती है कि उसकी पेंटिंग बहुत खूबसूरत थी और कभी उसने बदलाव करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब उसे लगता है कि बदलाव बुरा नहीं है। एंटी एजिंग वाला इफेक्ट खत्म होने वाला होता है तो वो उन्हें जाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो उसका चेहरा देखें। लेकिन एंडी उसे गले लगा लेता है और कहता है कि वो अभी भी खूबसूरत है। इजुमो और एंडी एक ड्रिंक लेते हैं और इजुमो उसकी मौत पर रोता है। एंडी सोचता है कि उसे हमेशा शक रहता था कि जिंदा रहने के लिए मारना सही है या नहीं, और वो इजुमो का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे बचाने में मदद की। लेकिन इजुमो कहता है कि यूनियन को बदलने की कोशिश करे ताकि कोई और उसके जैसी तकलीफ न झेले। एंडी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन अचानक एक वार्प गेट खुल जाता है और दोनों को उठाकर ले जाया जाता है। वे गिरने लगते हैं और समझते हैं कि वे यूनियन में हैं। एंडी तुरंत अपनी उंगलियों से हमला करता है, इसे एक तरह की ग्रीटिंग कहता है, लेकिन उसका हमला आसानी से रोक दिया जाता है। वे अपने सीट्स पर लैंड करते हैं और एंडी सबको मारने के लिए कहता है, लेकिन शिन उन्हें देखकर खुश होता है। एंडी को एक मेंबर तातियाना ने पंच मारता है क्योंकि वो गुस्से में है कि उसने जीन को मारा, लेकिन एक और मेंबर बिली उसे याद दिलाता है कि यूनियन मेंबर के बीच लड़ना मना है। लेकिन पहले सीट पर बैठा जूल्स उन्हें रोकता है और अचानक एंडी अपनी तलवार इजुमो पर लगा देता है। तातियाना भी बिली पर हमला करने के लिए मजबूर होती है और जूल्स उनसे पूछता है कि क्या वे अभी भी जारी रखना चाहते हैं, तो दोनों मान जाते हैं कि अब अच्छा व्यवहार करेंगे। वे सब अपनी मीटिंग जारी रखते हैं और जूल्स एक किताब अपोकलिप्स से बुलाता है। किताब खुलती है और दिखाती है कि उनके पास 6 क्वेस्ट्स हैं। क्वेस्ट्स में अन्य नेगेटर्स को पकड़ना और कुछ प्राणियों यूएमएस को खत्म करना शामिल है, लेकिन इसके साथ इनाम भी हैं, जैसे यूनियन में एक अतिरिक्त सीट जोड़ना। लेकिन उनके पास महीने के अंत तक ही सारे क्वेस्ट पूरे करने का टाइम है, वरना उन्हें पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। जूल्स ने एक और मेंबर निको को एनालिसिस करने को कहा और उसने पता लगाया कि वे सिर्फ 3 क्वेस्ट ही पूरा कर सकते हैं, तो उन्हें पनिशमेंट स्वीकार करनी पड़ेगी। इजुमो कंफ्यूज है कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसके पास वाला लड़का टॉप बताता है कि अपोकैलिप्स अर्थ पर मिला पहला आर्टिफैक्ट है और ये उन्हें ढेर सारे अनरीजनेबल क्वेस्ट करने पर मजबूर करता है। इजुमो सोचती है कि उन्हें इसे क्यों मानना चाहिए और याद करती है कि जीन कभी भी कुछ बदल नहीं पाई, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की। जूल्स समझाता है कि अर्थ पर 98 बार नियम ऐड किए गए हैं, जैसे लैंग्वेज, रेस, डेथ और सिकनेस। अगर वे बीच में इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो हर 3 महीने में नए पेनल्टीज जोड़ दिए जाएंगे।
इसलिए उन्हें अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सब करना पड़ेगा ताकि वे आखिर में उस क्रिएटर को मार सकें जो इन नियमों को उन पर थोप रहा है। इजुमो इस सिचुएशन से खुश नहीं है, तो जूल्स उसे कहता है कि अगर वो नंबर 1 बन जाए तो बदल सकती है, और बताता है कि यूनियन का लीडर वो होता है जिसने सबसे ज्यादा रिजल्ट्स हासिल किए हों। इजुमो सोचती है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, लेकिन अचानक एंडी अपोकैलिप्स को पकड़ लेता है और जानना चाहता है कि सबसे मुश्किल क्वेस्ट कौन सा है। बताता है कि वो क्वेस्ट एक इंसान स्पॉइल से जुड़ा है। एंडी तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो इजुमो के साथ करेगा और शेन के भी साथ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और शेन विश्वास नहीं कर पाता कि उसे भी साथ खींच लिया गया है। महीने की 21 तारीख को हम देखते हैं कि इजुमो शेन के सबोर्डिनेट मुई द्वारा ड्रेस कराई जा रही है। वो उम्मीद करती है कि इजुमो शेन का ख्याल रख सके और बताती है कि वो क्वेस्ट में पार्ट नहीं ले सकती क्योंकि उसके पास एम्बलम नहीं है। वे तैयार होते हैं निकलने के लिए, लेकिन अचानक एंडी उससे टकरा जाता है जिससे मैग्मा एक्सप्लोजन हो जाता है। उसके कपड़े जल जाते हैं, लेकिन वो बस क्वेस्ट शुरू करना चाहता है। शेन उसे बताता है कि उसे आउटफिट की जरूरत है और समझाता है कि ये स्पेशल है। सूट काफी ड्यूरेबल है और टाई से सारे पब्लिक सर्विसेज का एक्सेस मिलता है, साथ ही किसी भी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करने की पावर भी, और क्वेस्ट में पार्ट लेने के लिए एम्बलम जरूरी है। लेकिन एंडी को अभी भी परवाह नहीं है और कहता है कि वे अलग हो रहे हैं क्योंकि वो इजुमो के साथ डेट पर जाना चाहता है। अचानक एक अलर्ट आता है और हम देखते हैं कि उनके कंटेनमेंट में से एक यूएमए भाग गया है। ग्रुप को पता चलता है कि वो पास ही है और मुई पता लगाती है कि उस क्रिएचर का नाम क्लोथ्स है, जिसे किसी इंसान से चिपककर उसकी सबसे चाही हुई कपड़ों में बदलने की ताकत है। लेकिन मुई नोट करती है कि ये उस इंसान के शरीर को कंट्रोल कर लेता है। एंडी को पंच लगता है, लेकिन वो आदमी को पकड़ता है और उसे बेहोश कर देता है। लेकिन मुई नोट करती है कि अगर होस्ट हिल नहीं पाएगा तो क्लोथ्स नया शरीर ढूंढ लेगा। मुई के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन एंडी नोट करता है कि उसकी लुक में कोई बदलाव नहीं आया। पर हम देखते हैं कि उसने एक एम्ब्लेम पा लिया है। वो उन पर अटैक करना शुरू कर देती है और एंडी शेन से कहता है कि उसे अपनी ताकत से रोको, लेकिन शेन कहता है कि ये क्लोथ्स पर काम नहीं करता। इजुमो उसे पकड़ लेता है, जिससे उसकी ताकत ट्रिगर हो जाती है और मुई ईंट से बेहोश हो जाती है। क्लोथ्स फिर से मूव करता है, इजुमो को टारगेट करता है, लेकिन एंडी समय पर उसे बचा लेता है और क्लोथ्स अब उसकी तरफ चिपक जाता है। इजुमो को यह अजीब लगता है कि क्लोथ्स में बदलने का कोई असर नहीं दिख रहा। क्रिएचर एंडी को गाली देता है क्योंकि वो बहुत डिमांडिंग है। ऐसे कपड़े चाहता है जो तुरंत रीजनरेट हो और उसकी मर्जी से उड़कर उसके पास आ जाएं। एंडी इसे बेकार कहता है तो क्रिएचर उसे खा जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे लेजर से मार दिया जाता है क्योंकि उसने इजुमो को छू लिया था और निको आर्टिफैक्ट की फेलियर के लिए माफी मांगती है। लेकिन हम देखते हैं कि एंडी ने क्रिएचर को टेम कर लिया है और इजुमो उसे क्लोथी नाम देती है। एंडी को कैप्चर के लिए पॉइंट्स मिलते हैं और वो 9वें रैंक पर पहुंच जाता है। इस बीच निको को न्यूयॉर्क में यूएमए की अपीयरेंस का रिपोर्ट मिलता है। इसे एक सड़ते हुए शव के रूप में पहचाना जाता है, तो वे सोचते हैं कि यह स्पॉइल ही होगा, लेकिन एंडी बस अमेरिका में बर्गर खाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। हम देखते हैं कि एंडी और इजुमो अमेरिका में एक ट्रक में राइड कर रहे हैं, जहां इजुमो एक डॉक्यूमेंट पढ़ती है जिसमें पता चलता है कि सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी में एक सड़ता हुआ शव देखा गया था। हमें पता चलता है कि उनकी मिशन लॉन्गिंग टाउन में स्पॉइल को पकड़ना है और शिन बताता है कि वहां जॉम्बी की एक लीजन है। वो कहता है कि एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स टाउन गया और वो वापस नहीं आए, लेकिन वे एक वॉइस मैसेज भेज पाए। वो उसे प्ले करता है और सभी सुनते हैं कि आदमी पैनिक में है क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को ट्रांसफॉर्म होते देखा। जॉम्बी आ गए और उन्होंने खुद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन अंत में सब खत्म हो गए। शिन एंडी को चेतावनी देता है कि उसे स्पॉइल के खिलाफ बहुत मुश्किल होने वाली है। कहता है कि उसे पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, लेकिन एंडी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। उस शाम शिन इजुमो के पास आता है, कहता है कि वो और एंडी स्पॉइल को हैंडल करेंगे, लेकिन वो बताती है कि वो मदद करना चाहती है और एपोक्लिप्स ने जो रिवॉर्ड बताया था उसका जिक्र करती है, जो कि नेगेटर नाम के अनरिपेयरर का लोकेशन है। वो बताती है कि वो उससे मिलना चाहती है, सोचते हुए कि शायद वो एंडी को वो मौत दे सके जो एंडी चाहता है। वो सोचती है कि एंडी ने शिन को जबरदस्ती उनके साथ जोड़ा,
लेकिन वो बताता है कि इसका एक और वजह भी है। कहता है कि क्वेस्ट मुश्किल है तो शायद वो एंडी का एक और पहलू देख पाए। अगले दिन वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और हम देखते हैं कि वो जगह एक दीवार से घिरी हुई है। एंडी रॉकेट लॉन्चर निकालता है और उसे दीवार तोड़ने के लिए इस्तेमाल करता है और अचानक ज़ॉम्बीज़ की भीड़ आ जाती है। एंडी सोचता है कि क्या उन्हें बचाया जा सकता है, लेकिन शिन बताता है कि ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके शरीर पहले ही बदल चुके हैं। वो फैसला करता है कि अब पीछे नहीं हटेगा, सबको बकल अप करने को कहता है और ट्रक चलाकर ज़ॉम्बीज़ को कुचलता है और ट्रक से दीवार में भी टक्कर मारता है। वो ट्रक से कूदता है, ज़ॉम्बीज़ से कहता है कि अगर वो उसे समझ सकते हैं तो झुक जाए क्योंकि वो उनसे बात करना चाहता है। वो ज़ॉम्बीज़ को काटता है, उनके सिर काटता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उनमें से एक उसे समझ पाया। तो वो सोचता है कि वो दूसरों जैसी नहीं है। वो प्लान करता है कि उसे स्पॉइल ढूंढने के लिए इस्तेमाल करेगा, लेकिन शिन उसे चेतावनी देता है कि वो लापरवाह हो रहा है और बताता है कि यूएमएस नेगेटर्स से अलग हैं क्योंकि ये खुद नियम है। शिन समझाता है कि नेगेटर्स को अपनी स्किल एक्टिवेट करने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, लेकिन यूएमएस किसी पर भी अपना नियम लगा सकते हैं जो उनकी रेंज में आता है। क्लॉथी एंडी से कहती है कि उसके पेट पर कुछ लिखा है और एंडी समझता है कि वहां टाइमर है। शिन और इजुमो इसे अपने शरीर पर नहीं देखते तो शिन सोचता है कि एंडी ने स्पॉइल की रेंज में कदम रखा होगा, जिससे इजुमो चिंतित हो जाती है। लेकिन एंडी अपनी शांति बनाए रखता है और फैसला करता है कि वो तब तक इंतजार करेगा जब तक वो स्पॉइल नहीं कर देता, सोचते हुए कि ये उसे मारने के लिए काफी नहीं होगा। जैसे ही टाइमर खत्म होता है